नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु दमन और आज एक बात करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हर एक नील स्पर्म काउंट के पेशेंट की एक अंदर की बात होती है कि हमको एफएनएसी के लिए कहा गया है, हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए कहा गया है, तो वो क्यों कहा गया है और किस लिए कहा गया है। तो सबसे पहले समझना कि डॉक्टर जब आपको देखता है नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट्स के साथ, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे पहला फैक्टर कि भैया क्यों हो रहा है ये, रीज़न क्या है। तो रीज़न चेक करने के लिए सबसे पहले वो आपको एक नॉर्मल हार्मोनल एसे की रिपोर्ट करवाने के लिए बोलता है। अगर आपकी हार्मोनल एसे की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, कोई भी उसमें ऐसा दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, सिर्फ थोड़े बहुत FSH और LH लेवल थोड़े से ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं, तो भी वो नॉर्मल की कैटेगरी में समझ के वहाँ पर छोड़ देते हैं, या जिसे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इस पर मेडिसिन देते हैं। अब इसी मोमेंट पे फिर एक और चीज़ करवाते हैं, वो एक नॉर्मल सी चीज़ जिसमें हम USG भी बोल देते हैं, कि वो एक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर और कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो एक आपको स्कैन करने के लिए कहते हैं। USG स्कैन में भी कुछ भी ऐसा नहीं निकलता है जिसकी वजह से वो ये डिपिक्ट कर पाएँ कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो उसके बाद वो आपको एक रिकमेंड करते हैं कि या IVF करवा लो, या दूसरा ऑप्शन वो आपको रिकमेंड करते हैं कि सीधा एक बारी FNAC या टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाकर चेक कीजिए कि अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वर्किंग है या नहीं है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है यहाँ पर, हमारी स्पर्म की। अगर हमें फर्टाइल बनना है तो हमारे में अंदर स्पर्म होने चाहिए। अगर हमारे स्पर्म नहीं होंगे तो हम फर्टाइल नहीं कहलाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है स्पर्म बनाने का, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस जो भी चलता है ऊपर से नीचे तक, वो बहुत बड़ा होता है। मैं आपको चार्टिंग दिखा देता हूँ उसकी। ये एक पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और इस प्रोसेस का लास्ट जो हमें एंड रिजल्ट जो मिलता है, वो मिलता है हमको क्या, स्पर्मेटाजोआ। और जो स्पर्मेटाजोआ होता है उसी को ही हम स्पर्म बोलते हैं। अगर ये मिसिंग है तो आप फर्टाइल नहीं कर पाओगे या फर्टाइल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए अगर हमें इस प्रोसेस के बारे में चेक करना होता है, इसीलिए हम FNAC या बायोप्सी रिकमेंड करते हैं कि इस केस में अगर हमें क्लियरिटी मिल जाए कि अंदर स्पर्म बन रहे हैं या नहीं। अगर वो मिल जाते हैं तो इट मीन्स कि हाँ, अब क्लियरिटी और हो गई कि ऑब्स्ट्रक्शन में भी एक रीज़न हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, अंदर बहुत ट्यूबुलर चीज़ें हैं तो उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अगर उस ट्यूबुलर ऑप्शन को ओपन किया जाए या वो सर्जरी के लिए रिकमेंड किया जाए, या फिर एक और चीज़ होती है टेसा का प्रोसेस, कि यहाँ से टेसा स्पर्म निकाले और उससे हम क्या करें, फर्टाइल करने की कोशिश की जाए। तो ये प्रोसेस वहाँ पर किया जाता है। तो ये प्रोसेस गलत नहीं है, ना FNAC गलत है, ना टेस्टिकुलर बायोप्सी गलत है। हाँ, बट इन सारे प्रोसेस में एक चीज़ समझना कि अगर आप नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हो तो ये आपका पूरा हक है जानने का कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर पेशेंट कहते हैं इतनी रिपोर्ट्स क्यों करवा रहे हो, या फिर इतनी FNAC क्यों करवाओ, या फिर एक नॉर्मल टेस्टिकुलर बायोप्सी इतना बड़ा सर्जिकल ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हो। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि बस चेक करना कि क्या है। देखो, वैसे भी मोस्टली डॉक्टर यहाँ पर टेस्टिकुलर बायोप्सी आज की डेट में कम रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर FNAC रिकमेंड किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। एक फाइन निडल से एक सैंपल लिया जाएगा और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है कि अंदर है क्या। और टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए बहुत रेयर आज की डेट में रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसको बेसिकली कैंसर वैंसर से रिलेट किया कर भी दिया जाता है, और वो एक पूरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। पूरा एक काटेंगे, फिर उसमें से सैंपल निकालेंगे, फिर वो लैब में जाएगा, फिर वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर FNAC का एक छोटा सा प्रोसेस होता है, वो एक नॉर्मली हो जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी अच्छा से जानना चाहते हैं तो अपने आसपास के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं। और FNAC की जानकारी या फिर आपको बायोप्सी की, टेस्टिकुलर की बायोप्सी की जानकारी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट कर दें। मैं अगर रिस्पॉन्ड कर पाया तो मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करके आपको उसका आंसर भी दूंगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ ऐसा डर है या परेशानी है तो डरिए मत, क्योंकि जांच से ही क्लियरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। तो जांच से डरना नहीं होता, जांच ज़रूरी है अपने आप को समझने के लिए भी। इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून दिस चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।